Hello, good morning everyone. Good morning, sir. So, today we have to start the second day of the syllabus or the second phase of the syllabus. In the previous class, I believe you remember कि क्या हुआ था. पिछले क्लास में हमने स्टार्ट किया था ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के ओल्ड इंग्लिश में लिटरेचर के दौरान जो पोइट्री लिखा गया था उसके बारे में हमने चर्चा किया था. राइट, वी डिस्कस्ड द ओल्ड इंग्लिश पोइट्री एंड बियोवुल्फ का चर्चा ज्यादा हुआ था उस समय, आपको याद होगा पिछले क्लास में. तो चलिए आज हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने सिलेबस को आगे बढ़ाते हुए, और आज हमारा जो डिस्कशन है वो है रिलेटेड टू द सेकेंड फेज. ऑलराइट, चलिए. इज माय स्क्रीन विजिबल टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. So today we have to start with the discussion of the Battle of Maldon. The Battle of Maldon. पिछली क्लास में हमने जो डिस्कस किया था वो क्या था, आपको याद है अच्छे से? चलिए एक बार रिकैप कर लिया जाए. ठीक है, समझने में कोई परेशानी तो नहीं हो रही है? चलिए, तो एक बार फिर से एकदम फटाफट हम लोग डिस्क्राइब कर लें. चलिए, दिस पोएम रिकाउंट्स द एक्चुअल बैटल. यहाँ पे फर्स्ट लाइन सभी लोग ध्यान से देखिएगा. दिस पोएम रिकाउंट्स द एक्चुअल बैटल बिटवीन एंग्लो सैक्सन्स एंड वाइकिंग्स इन 1991. मतलब कि इस कविता में द बैटल ऑफ मैल्डन में, ठीक है, एंग्लो सैक्सन्स और वाइकिंग्स के बीच लड़ाई जो लड़ी गई थी 991 एडी में, उसको दिखाने की कोशिश की गई है. ठीक है, और वास्तविक घटनाओं को दिखाने की कोशिश की गई है. ऑल्दो दिस पोएम पोर्ट्रेज द एक्चुअल बैकग्राउंड, येट द नरेशन ऑफ द पोइट्री इज नॉट दैट हीरोइक. मतलब इसमें घटनाओं को सही तरीके से दिखाने की कोशिश तो की गई है द बैटल ऑफ मैल्डन नाम के पोइट्री में, लेकिन जो कैरेक्टर है, जो बैक्सनॉथ, जो हमारा इसमें प्रोटैगोनिस्ट है इस कविता का, उसमें इसको एज अ प्रोटैगोनिस्ट या एज अ ग्रेट हीरो नहीं दिखाया गया जैसे कि बियोवुल्फ को दिखाया गया था बियोवुल्फ के पोइट्री में. ठीक है, तो बैक्सनॉथ इज शोन एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द एंग्लो सैक्सन्स इन दिस पोइट्री. बैक्सनॉथ को एंग्लो सैक्सन्स का एक लीडर के रूप में दिखाया गया था. ठीक है, किसका लीडर? एंग्लो सैक्सन, ध्यान रखिएगा, एंग्लो सैक्सन्स. ठीक है, और उसका लीडर होने के बावजूद, ठीक है ना, ये अपने ही टीम के अगेंस्ट काम कर जाता है. ऐसा है ये. वाइकिंग्स आस्क बैक्सनॉथ टू परफॉर्म अ फेयर बैटल. ठीक है, वाइकिंग्स को लगता है कि ऐसा नहीं होगा, तो इसको थोड़े दूसरे तरीके से समझाते हैं. तो ये समझाने की कोशिश करते हैं वाइकिंग्स जो हैं, वो बैक्सनॉथ को समझाते हैं कि भाई आप फेयर तरीके से लड़ाई लड़िए. ठीक है, और इसका परिणाम ये होता है ना कि ये वाइकिंग्स को इस तरह का एक फ्री पैसेज दे देता है कि वो बैटल ग्राउंड से आसानी से चले जाते हैं. ठीक है, अपना काम करते हुए. तो इस तरह से कहा जाता है कि इसको एक हीरो के जैसा नहीं कंसीडर किया गया. ठीक है, इसको बैक्सनॉथ को, समझ में आ रही बात? बैक्सनॉथ इज शोन एज द रिप्रेजेंटेटिव, बट वो अपने रिप्रेजेंटेटिव होने का रोल ढंग से प्ले नहीं करता है और एक हीरो का रोल बियोवुल्फ की तरह नहीं निभा पाता है. ठीक है, एंड दैट्स द रीजन बियोवुल्फ जो पोएट्री है वो कहीं ज्यादा सुपीरियर है इस पोएम से. ठीक है, अभी यहां आगे देखते हैं हम. ड्यू टू दिस डिसीजन और ड्यू टू दिस डिसीजन ऑफ हिज, वाइकिंग्स मॉक्ड द इंग्लिश. वाइकिंग्स मजाक उड़ाते हैं इंग्लिश का, अंग्रेजों का. ठीक है, किसके कारण? बैक्सनॉथ के कारण. बैक्सनॉथ जो था वो किसका लीडर था? एंग्लो सैक्सन्स का. ठीक है, तो इंग्लिश एक वेस्ट जर्मैनिक भाषा है, एंग्लो सैक्सन है ना. एंग्लिश जैसे फर्स्ट क्लास में मैंने पढ़ाया था ना आपको कि एंग्लाइश एंग्लो से बना है, एंग्लो से एंग्लाइश बना, एंग्लाइश से इंग्लिश बना. ठीक है, और एंग्लो या एंगल्स जहां पे शासन कर रहे थे, ठीक है, उस जगह का नाम उनके ऊपर ही पड़ा, एंग्लाई लैंड, और बाद में आज इंग्लैंड. क्लियर?
तो इस निर्णय के कारण यानी फ्री पैसेज दे दिया उसने किसको, वाइकिंग्स को, जिसके कारण वाइकिंग्स लोग उसका मजाक उड़ाया, अंग्रेजों का पूरा मजाक उड़ाया, ये लोग बेवकूफ होते हैं, ठीक है, दे डोंट नो हाउ टू फाइट इन द बैटल। दिस डिसीजन लेड टू द रिजल्ट ऑफ द बैटल। अब रिजल्ट क्या हुआ बैटल का कि इंग्लिश जो थे उनको कोई परिणाम हासिल नहीं हो पाया, यही इसका रिजल्ट रहा, ठीक है, अनक्लियर रिजल्ट, इसको हम लोग बोलते हैं अनक्लियर रिजल्ट। समझ में आया? तो यही इस कहानी का या इस पोइट्री का एक समरी है, ठीक है, जिसमें कुछ भी ज्यादा खास नहीं है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पोएम। दूसरा पोएम है डियोर्स लैमेंट। क्या है? डियोर्स लैमेंट, ठीक है ना। अभी लैमेंट का मतलब क्या होता है बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय लैमेंट? बताइए लैमेंट का मतलब क्या होता है? हाँ, पछताना। लैमेंट का मतलब क्या होता है? पछताना। लैमेंट मीन्स रिपेंट। लैमेंट का सिनोनिम क्या होगा? रिपेंट, ठीक है। लैमेंट का सिनोनिम क्या होगा? रिपेंट, पछताना। रिग्रेट भी कह सकते हैं एक सेंस में, ठीक है ना, रिग्रेट करना। डियोर्स लैमेंट इज अ पोएम दैट अपीयर्स टू बी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, ठीक है। अच्छा, यहां पे एक बहुत जरूरी बात समझना है आप लोगों को, ठीक है, आगे जाकर अभी आज ही के क्लास में चर्चा करेंगे। एलिजी, एलिजी क्या होता है? लास्ट क्लास में मैंने पूछा था एलिजी क्या होता है, बताइए। हाँ, सैड पोएम, सही है। और सैड किस तरह का सैडनेस? किसी लव्ड वन को लॉस्ट पे लिखी गई पोएट्री। करेक्ट करेक्ट, किसी लव्ड वन को इंसान लूज कर जाता, मतलब वो चला जाता है, मतलब डेथ हो जाता है उसका बेसिकली, ठीक है। तो उसके बाद उसको याद करते हुए जो पोएट्री लिखी जाती है उसको एलिजी कहा जाता है। ओल्ड इंग्लिश में भी एलिजीज लिखे जाते थे, लेकिन उनका थोड़ा सा लाइक एक स्लाइड कह सकते हैं हेयरलाइन डिफरेंस है आज के एलिजी में और उस जमाने के एलिजी में, तो वो आज हम लोग आज चर्चा करेंगे, ठीक है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो डियोर्स लैमेंट जो है ना, ये एक एलिजी है। क्या है ये एलिजी है, ठीक है ना। और इस एलिजी में या इस एलेजिया पोएम में या पोइट्री में ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है? मोनोलॉग एक्चुअली होता क्या है ये बताइए, व्हाट इज अ मोनोलॉग? वंस हु इज टॉकिंग टू वन सेल्फ, खुद से बातें करना, जिसमें एक सिंगल पर्सन हो वो खुद से बातें कर रहा हो। रॉन्ग आंसर। हाँ, रॉन्ग आंसर, आप बताइए। No, no, no. I'm just asking you the simple meaning of monologue. What is a monologue? So something that is scripted and one is explicit. Okay. What is soliloquy? What is soliloquy? आप समझ में आया? Once who is talking to oneself. Monologue when there is only one dialogue. Right. Dialogue, again dialogue. So dialogue फिर क्या हो जाएगा? Why are you answering like this? What is a dialogue? हाँ, great. See, die मतलब दो, है ना? Die का मतलब क्या होता है? टू। क्लियर? Die का मतलब क्या होगा? टू। अगर दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है तो उसको हम लोग डायलॉग कहते हैं, है ना। सॉल का मतलब होता है सेल्फ। क्या होता है? सेल्फ। खुद से बातचीत हो रही है तो सॉलिलॉक्वी है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन, ठीक है। यानी कि एक इंसान जो कुछ कहे जा रहा है, बोले जा रहा है, उस खुद से नहीं बोल रहा है, वो कुछ भी बोले जा रहा है, ठीक है, लाइक अ स्पीच, तो वो मोनोलॉग होता है। अगर वो दो लोगों के बीच बातचीत हो रही है तो डायलॉग होगा, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर इंसान खुद से बातचीत करता है मिरर में देख के या किसी भी सेंस में, या रास्ते में चलते हुए या कहीं बैठे हुए, तो वो होता है सॉलिलॉक्वी। वो क्या होता है? सॉलिलॉक्वी, ठीक है। आप सभी को समझ में आ गया? मोनोलॉग हो गया काइंड ऑफ स्पीच delivered by a single person, means there is no one in the conversation, कोई conversation में नहीं। Is it clear to everyone? नहीं, मोनोलॉग सेल्फ में बातचीत, सेल्फ से बातचीत नहीं कर रहा है। मोनोलॉग में क्या हो रहा है ना कि मोनोलॉग में इंसान सिर्फ कहे जा रहा है, बोले जा रहा है,
ठीक है, सॉलिलॉक्वी में खुद से बात कर रहा है, मतलब एक कह सकते हैं इंटरनल, एक इसको क्या कहा जा सकता है, आत्ममंथन। एग्जैक्टली, हैमलेट में सॉलिलॉक्वी था, है ना। और डायलॉग क्या हो गया, जब दो लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन है, डायलॉग। सभी को क्लियर है ये? Yes, sir. Yes, sir. Great. So now we are stepping ahead towards the next line. See, this poem has to be referred to be a beseeching poetry. मतलब ये जो Deor's lament है ना, ये एक लाइक गिड़गिड़ाना दिखाता है। beseech का मतलब होता है गिड़गिड़ाना, किसी के सामने हाथ फैलाना, ठीक है। तो ये एक एलेजी है, ये क्या है, एलेजी है। बेसिकली इसमें दिखाया गया है कि आप किस तरह से लाइक एक इंसान जो है ना वो गिड़गिड़ाता है किसी के सामने, ठीक है। किस तरह से ये कंसोलिंग पोइट्री भी, कंसोलिंग पोइट्री का मतलब क्या हुआ, किसी को ढाढ़स बंधाना, किसी को शांत कराना, क्लियर है ना, सूद कराना, अपीज कराना, क्लियर। और साथ ही गुड लक आएगा ऐसा मान के चलना, इस पूरे सिचुएशन को दिखाने की कोशिश की गई है डियोर्स लैमेंट में। किसमें, डियोर्स लैमेंट में। डियोर एक्चुअली खुद ही नरेटर है, डियोर जो है ना इस कविता का, इस पोएम का नरेटर है। सो डियोर वाज अ नरेटर हु नरेटेड द लेजेंड्स ऑफ जर्मनी एंड ही रोट पोएम्स लाइक स्टोरीज, ठीक है। डियोर ने क्या किया है, जर्मनी के कहानियों को, जर्मनी के बड़े बड़े लाइक जो लेजेंड्स रहे हैं, ठीक है, जो हीरोज रहे हैं, ठीक है, उनकी स्टोरीज को नरेट करने की कोशिश की है डियोर ने, और अपनी कविताओं में इन्होंने स्टोरीज के जैसा चर्चा किया उनका, कहानियों की तरह, क्लियर। तो यहाँ पे आपको समझना जरूरी है कि डियोर के पोएम्स में, खासकर डियोर लैमेंट में क्या दिखाया गया, लेजेंड्स को, लेजेंड्स के स्टोरीज को, लेजेंड्स के स्टोरीज को, समझ में आ रहा है ना। The poem is segmented into stanzas showing a story of misfortune and suffering, ठीक है। पोएम में भाग या खंड बनाए गए हैं और उसमें बहुत सारे स्टैंजाज हैं, क्या है, स्टैंजाज, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि स्टैंजा वाइज स्टोरी पहली बार कब लिखी गई थी, तो स्टैंजा वाइज स्टोरी यही थी, डियोर्स लैमेंट, ठीक है ना। इसमें ये पोइट्री तो थी नहीं, ठीक है, ये पोइट्री के जैसी लिखी गई। एक्चुअली देखिए इसको पोइट्री इसलिए कहा जाता है ना, कारण क्या है, ये शॉर्ट लाइंस थे, मतलब ये शॉर्ट लाइंस में लिखे जाते थे, इसलिए इनको हम स्टोरीज ना बोल करके आज के डेट में क्या मानते हैं कि ये पोएट्री था उस जमाने का, ठीक है। बट आज के जमाने में शॉर्ट स्टोरीज इस तरह से कभी कंसिडर ही नहीं किया जाएगा, इसको पोएट्री ही माना जाए, इसलिए पोएट्री ही मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। बट उस टाइम से क्या पता ये शॉर्ट स्टोरी ही था, क्लियर। लेकिन इसके बारे में एविडेंसेस हम लोगों को नहीं मिलते हैं, समझ में आ रही है बात। तो इसलिए हम लोग मान लेंगे कि ये एक पोएम था, लेकिन इसको स्टोरी के अंदाज में लिखा गया था, किसके द्वारा, डियोर के द्वारा। और इसमें क्या दिखाई गई है कहानी कि मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून का मतलब क्या होता है, बदकिस्मती, बदकिस्मती या बुरे दौर से गुजरना, मिसफॉर्च्यून और सफरिंग, ये सब चीजें दिखाई जाती थी, ठीक है, डियोर्स लैमेंट में। चलिए आगे देखते हैं। ईच स्टैंजा ऑफ डियोर्स लैमेंट एंड्स विथ अ रेफ्रेन। यहां बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म आ रहा है, रेफ्रेन। रेफ्रेन का मतलब समझाइए कोई, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रेन? यस, कंपेयरिंग, नॉट एग्जैक्टली, व्हाट डू यू मीन बाय रेफ्रेन? एनीवन? किसी चीज से संबंधित सर, किसी संदर्भ ग्रंथ, संदर्भ, नहीं वो तो रेफरेंस होता है, यहाँ रेफ्रेन है, रेफ्रेन। मैंने लास्ट में देखिए वहां क्वेश्चन मार्क भी दिया, व्हाट इज अ रेफ्रेन, ठीक है। रेफ्रेन क्या होता है, अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए, क्योंकि लिटरेचर में है, आप लिटरेचर में रेफ्रेन टर्म का एक मीनिंग है, ठीक है। वैसे मैं आपको इसको नॉर्मल एक लैंग्वेज के टर्म में रेफ्रेन का मीनिंग बता देता हूं, लिख लीजिएगा। लैंग्वेज के लिहाज से देखा जाए तो रेफ्रेन का मतलब होता है किसी चीज से बचना, रेफ्रेन दूरी बनाकर रखना, ठीक है। एब्सटेन करना, एब्सटेन हो गया ऑब्जेक्ट से दूरी बनाकर रखना, रेफ्रेन होता है किसी एक्शन से, किसी काम से दूरी बनाए रखना। जैसे बोलते हैं ना, मैं शराब पीने से खुद को रोकता हूं, आई रेफ्रेन फ्रॉम ड्रिंकिंग वाइन, ठीक है। ये एक लैंग्वेज के लिहाज से रेफ्रेन का मीनिंग। बट लिटरेचर के लिहाज से यहाँ पर डियोर्स लैमेंट का जब हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो रेफ्रेन टर्म आ रहा है, यहाँ रेफ्रेन का क्या मतलब है, ये आपसे मेरा क्वेश्चन, समझाइए। ट्राई कीजिए। in each stanza narrator laments, but at the last stanza he wants to refrain of the laments or suffering or pain, etc. sir, I think
But what is refrain? This is my question. You're just simply reading it out. I'm asking you the meaning of the word refrain. रिफ्रेन वो बचना चाहता है सर, वो सब चीज से, विलाप करने से या दुख से, तकलीफ से। थोड़ा सा लाउड बोलिए आप, माइक क्लियर करके। सर आज ऑडियो क्लियर नहीं है इसके कारण। चलिए मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए रेफरेन क्या होता है। सपोज कीजिए कि आपकी शादी गलत इंसान से हो जाती है, ठीक है, आपकी शादी गलत इंसान से हो जाती है, फाइन, और फिर जिंदगी में सब कुछ खराब होने लगता है, ठीक है, तभी आप डाइवोर्स पिटिशन फाइल करते हैं और सामने वाला भी एग्री कर जाता है, ठीक है, और उसके बाद फिर जिंदगी में आप दोबारा शादी करते हैं, वो इंसान आपकी लाइफ को रिवाइव कर देता है, ठीक है, इसी को रेफरेन कहते हैं, ठीक है। रेफरेन इज इक्वल टू रिनासा, लिख लीजिए, पुनर्जागरण की तरह, ठीक है ना, समथिंग लाइक यू नो दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ रीबिल्डिंग और रिकंस्ट्रक्टिंग ऑफ समथिंग, दैट इज रेफरेन, ठीक है। लिटरेचर में रेफरेन का सेंस यहाँ पर ये, रेफरेन का मतलब होता है हर चीज को सुधारना। जैसे अभी हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्या क्या स्टैंजाज आ रहे हैं, अभी मैं आपको स्टैंजा वाइज पूरी कहानियां बताऊंगा कि डेवस लैमेंट में कि फर्स्ट स्टैंजा में क्या हुआ, सेकंड स्टैंजा में क्या हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Okay, so now we are going to see the next part. चलिए, अब आप यहां देख रहे होंगे द फर्स्ट स्टैंजा, दिख रहा है आपको? क्या सभी को दिख रहा है? So, ठीक है। द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम शोज द स्टोरी ऑफ अ वेल नोन स्मिथ वीलैंड, ठीक है, यही कहानी का या स्टोरी का प्रोटैगोनिस्ट है। कौन? स्मिथ वीलैंड, ठीक है, स्मिथ वीलैंड। स्मिथ वीलैंड जो है ना, ये इस पोइट्री का, इस पोएम का एक कैरेक्टर है जिसको दिखाया गया था बियोवुल्फ में भी, ठीक है ना, ये बियोवुल्फ में भी इसका मेंशनिंग है। सो इन द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम वी सी द मेंशनिंग और यू नो द इंट्रोडक्शन ऑफ स्मिथ वीलैंड। ऑलराइट, एक्चुअली स्मिथ वीलैंड को एक राजा थे वहां के, किंग निथाल्ड। क्या थे? किंग निथाल्ड, किंग निथाल्ड, ठीक है, किंग निथाल्ड। तो किंग निथाल्ड ने, ये बहुत क्रूअल राजा था, ठीक है, किंग निथाल्ड ना सभी लोगों को अपना गुलाम बनाता था और खास करके वैसे लोगों को गुलाम बनाता था जिसमें काफी स्किल होते थे, टैलेंट्स होते थे, ठीक है ना, स्किल और टैलेंटेड लोगों को, स्किल्ड और टैलेंटेड पीपल को जो किंग निथाल्ड था वो क्या करता था? गुलाम बनाता था, ठीक है। और ये बेसिकली ना एक रियल स्टोरी के जैसा दिखाया गया है, ठीक है, और शायद उस वक्त ऐसा हुआ भी था, ऐसा माना जाता है। तो स्मिथ वीलैंड जो कि काफी स्किल्ड कह सकते आर्टिसान था। आर्टिसान समझते हैं क्या होता है आर्टिसान? बताइए कोई आर्टिसान। आर्टिसान बताइए, कितना टाइम लगेगा बताइए? आर्टिसन कब नहीं पता? ARTISAN, आर्टिसन। हाँ, वीवर नहीं, आर्टिसन होता है जो बेसिकली यू नो लाइक पॉटरी या फिर अलग अलग यू नो लाइक स्मॉल लाइक मिनिएचर आर्ट्स वगैरह बनाता है, मिट्टी का, पत्थर का, उसको आर्टिसन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक तरह का कलाकार जैसा होता है जो बर्तन या कुछ बनाता है, डिजाइनिंग, ठीक है, करता है। स्मिथ वीलैंड हमारे कहानी का, हमारे इस स्टोरी का क्या है? प्रोटैगोनिस्ट है, ठीक है। इसको गुलाम बना लिया किसने? किंग निथाल्ड ने। किसने? किंग निथाल्ड ने, ठीक है। गेटिंग मी? उसके बाद क्या होता है ना कि व्हील, देखिए यहाँ पे किंग निथाल्ड जो था वो उससे क्या क्या बनवाता है? ब्यूटीफुल गुड्स फॉर हिम। क्या बनवाता है? ब्यूटीफुल गुड्स फॉर हिम, मतलब अपने लिए सुंदर सुंदर वस्त्र, सॉरी क्या कह सकते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है, अच्छी अच्छी चीजें बनवाता था अपने लिए, ठीक है। वीलैंड अवेंजेस द किंग बाय सेड्यूसिंग हिज डॉटर बेडोहेल्ड, ठीक है। क्या नाम था राजा की बेटी का? नाम क्या था? किंग निथाल्ड की बेटी का नाम क्या था? बताइए। बेडोहिल्ड। हाँ, बेडोहिल्ड, बेडोहिल्ड है ना। सो बेडोहिल्ड को एक्चुअली ये अट्रैक्ट कर लेता है कौन? वीलैंड,
क्योंकि इसको बदला लेना है राजा से, उसको गुलाम बनाकर अपने महल में लाया है। तो वो एक्चुअली चाहता है ना कि वो अपने टैलेंट को इस तरह से इस्तेमाल करे कि वो राजा से बदला ले पाए और दूसरों को बचा पाए, है ना। इसलिए तो वो अपने आप को हीरो यहाँ पे मतलब मानेगा ना, और हमें जो हम पढ़ेंगे वो हमें हीरो की तरह नजर भी आएगा, ठीक है। वो क्या करता है, बेडोहिल्ड को सिड्यूस करता है, ठीक है, यानी कि अपनी ओर आकर्षित कर लेता है, ठीक है। वीलैंड किल्स द किंग्स सन, और देखिए धीरे धीरे करके चूंकि अब राजा की बेटी यानी राजकुमारी को अपने वश में कर लिया है, ठीक है, तो विथ सम कनेक्शंस और नेक्ससेस वो क्या करता है, राजा के बेटों को मरवा देता है या मार देता है, ठीक है, और उनकी खोपड़ियों से बनाता है कटोरे, बाउल्स, जिसमें राजा खाना खाता था, ठीक है ना। राजा का मतलब शौक था उसका अलग अलग चीज का, डिफरेंट डिफरेंट। तो इस बार क्या करता है वीलैंड राजा के बेटों को ही मार देता है, ठीक है, और उनके खोपड़ियों से बनाता है क्या, कटोरे, बाउल्स बनाता है, ठीक है, और राजा को वही भेंट भी करता है, ठीक। अब देखिए कितना खतरनाक सा स्टोरी टर्न ले रहा है। अब सेकंड स्टैंजा में क्या होता है, इन द सेकंड स्टैंजा बेडोहिल्ड फील्स द पेन। अब बहन जो है, मतलब जाहिर सी बात है उसके भाइयों को मार दिया है, ठीक है, कौन, जो कि उसका प्रेमी है, ठीक है, जिससे वो प्रेम करने लगी, राइट। तो उसके भाइयों को मारकर और उसके सोचिए भाइयों का सर का मतलब कटोरा बनाकर पेश किया है उसके फादर के सामने, कितना कितना सोच लीजिए नेफेरियस डीड था ये। सो बेडोहिल्ड फील्स द पेन दैट शी हैज कंसीव्ड अ चाइल्ड, ठीक है, साथ ही साथ ये प्रेग्नेंट भी है, ठीक है, बेडोहिल्ड प्रेग्नेंट भी है। अब यहाँ क्या होता है, बट लेटर वीलैंड गेट्स मैरिड विद हर, लेकिन वीलैंड को यहाँ एक हीरो भी तो रहना है ना, तो वीलैंड क्या करता है, उसको ऐसे छोड़ नहीं देता है, उससे क्या कर लेता है, शादी कर लेता है, ठीक है ना, राइट। मतलब बेडोहिल्ड से वो शादी कर लेता है, उसको छोड़ता नहीं है ऐसे बेसहारा, क्लियर। तो शुरुआत में तो ऐसा अपीयर होता है ना कि ये जो वीलैंड है ये नेगेटिव कैरेक्टर बनता जा रहा है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसने फिर पॉजिटिविटी दिखाई, क्लियर। भले उसने गलत किया लेकिन उसने फिर पॉजिटिविटी दिखाई। और थर्ड स्टैंजा देखिए, थर्ड स्टैंजा में क्या होता है, द थर्ड स्टैंजा ऑफ द पोएम डील्स विद द स्टोरी ऑफ मेथिल्ड एंड जिएट हु शेयर्ड बॉटमलेस लव, ठीक है। अब देखिए ये कहानी यहाँ पे एंड हो जाती है सेकंड स्टैंजा में। थर्ड स्टैंजा में फिर एक नए कैरेक्टर्स लाए जाते हैं, और नए कैरेक्टर्स दो हैं, कौन कौन से हैं, एक तो मेथिल्ड, कौन कौन है, मेथिल्ड, और दूसरा कौन है, जिएट, ठीक है, मेथिल्ड और जिएट, ठीक है, जिएट एक लड़की है, राइट। इन दोनों में बेतहाशा मोहब्बत है, बहुत ज्यादा प्रेम है, क्लियर। लेकिन इनको पता नहीं है कि इनका प्रेम कब फुलफिल होगा, ये साथ ही रहते हैं, रात दिन साथ रहते हैं, लेकिन इनका प्रेम इनको ऐसा महसूस कराता है कि ये अधूरा ही है, ठीक है। तो बस यही एक बहुत ही कह सकते हैं कि बैरन सा स्टोरी दिखाया गया थर्ड स्टैंजा में, ठीक है। उसके बाद आते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। देखिए द फोर्थ स्टैंजा डील्स विद द स्टोरी ऑफ किंग थियोडोरिक हु रूल्ड अ प्लेस फॉर 30 विंटर्स। बेसिकली ना पहले ईयर वर्ड यूज नहीं किया जाता था, साल के लिए पहले विंटर्स वर्ड यूज किया जाता था। इंग्लैंड में, कहा, इंग्लैंड में विंटर्स, ठीक है, विंटर्स इज इक्वल टू ईयर्स, विंटर्स इज इक्वल टू ईयर्स, ठीक है, लिख लिया आपने। मतलब इंग्लैंड में जो मीडिएवल पीरियड था और मीडिएवल से पहले या ओल्ड पीरियड जो था, ठीक है, उस समय विंटर शब्द अगर कोई यूज कर रहा है तो इसका सीधा मतलब है कि वो क्या यूज कर रहा है। जैसे कोई बोलेगा आई हैव स्पेंट स्कोर विंटर्स हियर इन रांची, इसका मतलब है कि रांची में मैंने 20 वर्ष गुजारे हैं। स्कोर का मतलब 20, स्कोर का मतलब 20, 20। पता था ये बात या नहीं पता था, बताइए। स्कोर का मतलब मालूम है ना? यस सर। नहीं तो लिख लीजिए स्कोर, स्कोर का मतलब होता है 20, 20। स्कोर SCORE, यस, SCORE, स्कोर का मतलब 20, 20। सो फोर्थ स्टैंजा में क्या दिखाया गया है, कहानी किसका दिखाया गया है, किंग थियोडोरिक का। किसका? किंग थियोडोरिक, ठीक है। ये किंग थियोडोरिक जो था वो 30 वर्षों तक शासन किया। कितने साल तक शासन किया? 30 विंटर्स, यानी कि 30 साल तक शासन किया एक ही प्लेस पर, ठीक है। सो इसकी कहानी दिखाई गई है कि किस तरह से इसने प्रॉब्लम्स का सामना किया था, ठीक है, कितने बैटल्स लड़े थे इसने। फिफ्थ स्टैंजा जो है ना, ये योर में द फिफ्थ स्टैंजा डिपिक्ट्स द किंग एरमैनरिक। क्या है? एरमैनरिक, ठीक है ना, बोलिए एरमैनरिक, ठीक है ना।
बाय होम द सब्जेक्ट्स वर वेक्स्ड। जो एर्मानोरिक जो राजा था ना, उससे वहां की प्रजा यानी कि सब्जेक्ट्स जो थे वो परेशान थे। वेक्स्ड का मतलब परेशान, ठीक है ना। एंड विश टू हैव बीन अटैक्ड बाय समवन, और वो चाहते थे कि हमारे राज्य पे कहीं बाहर से कोई तो राजा हमला करे, ठीक है, इस राजा से पीछा छूटे हमारा। समझ में आया? इस लेवल पर परेशान थे। जैसे अगर आप समझ सकते हैं परेशानी का लेवल, अगर कोई इंसान ये कह रहा है, ठीक है, कि हमारे देश में कोई अटैक, जैसे यूक्रेनियन लोग अगर मान लीजिए अगर ये कह रहे हैं अच्छा हुआ कि रूस ने हम पर हमला कर दिया, तो इसका मतलब क्या है कि वो वहां की सरकार से परेशान थे, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। आफ्टर द फिफ्थ स्टैंजा देओर टेल्स अबाउट हिज ओन स्टोरी, ठीक है। और 5वें स्टैंजा के बाद देओर का अपना कहानी शुरू होता है, वो अपने बारे में बताना शुरू करता है, ठीक है। अभी डिओर्स लैमेंट में, यहां ध्यान दीजिएगा, डिओर्स लैमेंट में 5 स्टैंजाज हैं, ठीक है, लेकिन 5वें स्टैंजा के बाद उसने अपने बारे में चर्चा किया है। और एक्चुअली ये था कौन? ये था एक कोर्टियर। कौन था? दरबारी, ठीक है ना। लेकिन लीजिए, डिओर वॉज अ कोर्टियर, डिओर एक दरबारी था, ठीक है। तो इस तरह से हमने समझा द डिओर्स लैमेंट। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं द नेक्स्ट पेज। देखिए अब हम लोग चर्चा किसकी कर रहे हैं, जैसा मैंने शुरू में ही बताया था। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिजीज। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस एलिजीज। अब सबसे पहले तो एलिजीज का मतलब अभी थोड़ी देर पहले भी हम लोग बात कर रहे थे। एलिजी होता क्या है? बोलिए, व्हाट इज एन एलिजी? लिख लीजिए मॉडर्न डेफिनेशन। लिखिए मॉडर्न डेफिनेशन। मॉडर्न डेफिनेशन लिखिए, a repentation on someone's demise। demise का मतलब देहांत, ठीक है। चलिए इसका मतलब क्या हुआ? टेल मी। किसी का देहांत हो गया और उसके बारे में कुछ लिखा गया, ठीक है ना, तो वही क्या कहलाएगा? एलिजी। क्या कहलाएगा वो? एलिजी। अब लिखिएगा मॉडर्न, लिखिएगा ओल्ड डेफिनेशन। ओल्ड डेफिनेशन ऑफ एलिजी कहता है, लिखिएगा, mentioning of the suffering and showing sadness on something that one is unable to achieve। अगर आप कुछ हासिल नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, अगर आप कुछ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं और उस कंडीशन में अगर आप सैडनेस दिखाते हैं, तो वहां पे भी आप क्या यूज करेंगे कि वो क्या है? एक एलिजी, है ना, उस समय के हिसाब से, ठीक है। So let us discuss the elegies, right? So in the current studies of literature, we understand that an elegy is a lamentation on a particular person's death, है ना। अभी जो हम लोग मॉडर्न जो डेफिनेशन समझते हैं किसी भी एलिजी का, जैसे कि एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड, ठीक है, किसने लिखा है? एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड किसने लिखा है? थॉमस हार्डी। ये याद नहीं, किसने लिखा है? थॉमस हार्डी शायद सर। सर थॉमस ग्रे ने लिखा है, करेक्ट, ठीक है ना। सो ऐसे भी ग्रे को कहा जाता था किंग ऑफ एलिजी, पता है ना, मतलब वो एलिजी उनका बहुत शानदार रहता था, ठीक है। और उन्होंने वही लिखा और वही इतना ज्यादा पॉपुलर हुआ, ठीक है, तो उनको एलिजी का एक लाइक वेटरन माना जाता है कि उन्होंने एलिजी सबसे अलग अंदाज में लिखा था, ठीक है। बाय द वे लेट्स कंटिन्यू। सो मॉडर्न डेफिनेशन यही कहता है कि किसी इंसान जो आपको नजदीकी है या फिर आप उससे कभी मिले भी ना हो, कोई मतलब नहीं है, क्लोज होना जरूरी नहीं है। आप हो सकता है कोई इंसान है, जैसे लता मंगेशकर अब नहीं रही, ठीक है,
राइट, आप कभी जिंदगी में नहीं मिले होंगे मे बी, राइट, लेकिन अगर आप एक मॉर्निंग पोएम लिखते हैं उनके लिए, यानी शोक गीत लिखते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? एलेजी। ठीक है, ये जरूरी नहीं कि वो आप मतलब आप उसका आप उनके जान पहचान वाले हैं। सो बट इन द ओल्ड इंग्लिश पीरियड एलेजी वाज अ बिट डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इट मीन्स नाउ। ठीक है, यानी ओल्ड इंग्लिश पीरियड में एलेजी वो नहीं था, ठीक है, जो आज के डेट में है। तो क्या था? एक्चुअली एट दैट टाइम एलिजीज वर ड्रामेटिक मोनोलॉग्स। ठीक है, उस समय एलिजीज जो थे वो ड्रामेटिक मोनोलॉग्स थे। ड्रामेटिक मोनोलॉग्स अभी जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे ना, मोनोलॉग, मोनोलॉग क्या होता है फिर से बताइए, चलिए बताइए। Lonely. स्पीच So वगैरह part of मोनोलॉग speech talking काउंट to होगा। राइट, सिंपली कह देना, राइट, कुछ कह देना, दैट इज मोनोलॉग, और एक व्यक्ति के द्वारा, दैट इज मोनोलॉग, राइट। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, कौन बताएंगे? चलिए, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? टेल मी, व्हाट इज अ ड्रामेटिक मोनोलॉग? Yes, right. A dramatic monologue is something that touches the audience in a scripted manner. That means a dramatic monologue means a kind of speech delivered by a single character on the stage or off the stage, but you know, like in an interaction with the audiences, through some rhymes, rhythms or pattern. That is what we call a dramatic monologue. ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है किसी भी एक लहजे के अनुसार, एक पैटर्न के अनुसार, जब एक कैरेक्टर, ठीक है, किसी भी पात्र के द्वारा कुछ उद्घोषित किया जा रहा है, कहा जा रहा है, बताया जा रहा है, ठीक है, ऑडियंसेस तक वो मैसेज जा रहा है, चाहे वो यू नो लाइक ऑफ स्टेज हो या ऑन स्टेज हो, ठीक है, तो उसे ही हम मोनोलॉग, ड्रामेटिक मोनोलॉग कहते हैं। ठीक है, सिंपल भाषा में समझे। प्रोवर्ब्स वेर यूज्ड फ्रीक्वेंटली। प्रोवर्ब का इस्तेमाल एकदम बहुत टू ऑफ्टन होता था। सो प्रोवर्ब्स वेर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द एलिजीज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में प्रोवर्ब्स का इस्तेमाल ज्यादा होता था। तो प्रोवर्ब्स क्या होते हैं बताइए, व्हाट आर प्रोवर्ब्स, टेल मी। प्रोवर्ब्स क्या होता है? यस, सॉरी, कम अगेन। The statement and that is true in right now. That we can say. कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट है ना। प्रोवर्ब्स का मतलब होता है कॉन्टेक्चुअल स्टेटमेंट्स। ठीक है, मतलब संदर्भ में जब आप कुछ कहते हैं, जिसको हम लोग एपिटॉम भी कहते हैं, लिख लीजिए आप लोग, EPITOME, एपिटॉम। ठीक है, EPITOME, एपिटॉम। ऑलराइट, EPITOME, ठीक है, मीन्स एक कॉन्टेक्चुअल टर्म होता है ये, CONTEXTUAL, कॉन्टेक्चुअल। ठीक है, मतलब एक संदर्भ के आधार पर, जैसे आप कहते हैं ना, खुदा पहाड़ निकली चुहिया, तो उसका ये थोड़ी मतलब है कि आप सच में पहाड़ खोदेंगे और चुहिया निकलेगी। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि आपने बहुत मेहनत किया लेकिन रिजल्ट नहीं था, तो इसी को हम लोग प्रोवर्ब कहते हैं, है ना। तो प्रोवर्ब्स वर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द एलिजीज ऑफ द ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। अब यहां पे आपको मिल रहा है एग्जाम्पल किसका? द वैंडरर, ठीक है, द सीफेरर, द वाइफ लैमेंट एंड वुल्फ एंड एडवाइजर। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर के एलिजीज का, जिसका हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। इन चारों का डिस्कशन करेंगे, ठीक है, राइट। और अपार्ट फ्रॉम दिस अगले क्लास में हम लोग शुरू करने वाले, मतलब इन लाइक कॉन्टेक्स्ट मैं दूंगा कि किस तरह का क्वेश्चंस आ सकता है एग्जामिनेशन में, अगर आता है तो। ये बेसिकली पीजीटी को टच करेगा, ठीक है ना, राइट, ये हिस्सा, तो उसके लिए आपको पढ़ना है ये, ठीक है। इवन कि ये जो आप लोग अभी कर रहे हैं या हम लोग जो अभी कर रहे हैं कंटिन्यू, ये सेक्शन आपका नेट के एग्जामिनेशन के लिए भी खास है, ठीक है, क्योंकि ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर आपको उधर भी पढ़ना है, बियोलॉग वहां पे भी पढ़ना है, ठीक है, राइट, डियोर्स लैमेंट वहां भी पढ़ना है। सिलेबस उसका भी लगभग यही है, क्लियर। क्योंकि हमारे पास सफिशिएंट टाइम है, इसलिए हम लोग सिलेबस को बहुत ही ज्यादा डेप्थ में देख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए, तो अभी मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस पूछता हूं, आप लोग जवाब देंगे, ठीक है। ये नोट्स आप लोगों को वापस से यहाँ पे ऐसा मिल भी जा रहा होगा। अगर किसी तरह से कोई प्रॉब्लम होता है पीडीएफ को देख पाने में, तो आप टेक्स्ट कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे और मैं व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगा, ठीक है।
ऑनलाइन वाले लोग हैं जो, उनसे मैं बोल रहा हूँ, तो आप लोग रिस्पॉन्ड कीजिए। Yes, sir. ओके। और लास्ट क्लास में जो भी कुछ हुआ था वो आपने रिवाइज कर लिया है क्या? क्योंकि टेस्ट तो आपने नेक्स्ट वीक से आपका मॉक टेस्ट शुरू हो जाएगा, तो थोड़ा प्रिपेयर रहिएगा। पॉसिबली मैं 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चंस भी अपलोड करता रहूंगा बीच बीच में, ठीक है? आपको वो टेस्ट भी देने होंगे, ठीक है? टीचमेंट पर भी हो सकता है मैं टेस्ट लूँ, हो सकता है मैं अपने वेबसाइट पर भी टेस्ट लूँ, तो आप दोनों तरह से प्रिपेयर्ड रहें। ज़्यादातर चांसेस होगा कि मेरे वेबसाइट पर ही टेस्ट होंगे, ठीक है ना? तो आपको उसके लिए तैयार रहना है, आपको लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम पे एक मैंने ग्रुप बनाया है, ठीक है? आप सभी उसमें एडेड हो चुके हैं या कोई है आप में ऐसे कोई जो ऐड नहीं हुए हैं, बताइए। तो लिंक नहीं पता। टेलीग्राम में, टेलीग्राम, अच्छा। तो आप मुझे एक काम कीजिएगा, अभी क्लास जैसे ही ऑफ होगा आप ध्यान से मुझे एक मैसेज ड्रॉप कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे, ठीक है? मैं आपको उसका लिंक भेज दूंगा, ठीक है? या लिंक नहीं तो डायरेक्टली, वो एक ग्रुप है, चैनल नहीं है, वो ग्रुप है, ठीक है ना? सो दैट उसमें हम लोग इंटरेक्ट कर पाएँ, नोट्स वगैरह शेयर कर पाएँ या लिंक्स भेज पाएँ टेस्ट का, ठीक है? इसलिए वो ग्रुप बनाया गया है, ठीक है? इनकेस कोई इन्फॉर्मेशन रहेगा। इंग्लिश गुरु के नेम से और भी बहुत सारे ग्रुप्स हैं उसमें। नहीं नहीं, मैं आपको इसमें ऐड करा दूंगा, ठीक है? डोंट वरी, आप मुझे बस शेयर कर ले, और अपने टेलीग्राम आपका एक अकाउंट हो, ठीक है? और उस टेलीग्राम अकाउंट में वो जो नंबर से आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे वो वही नंबर हो, ताकि मैं ऐड कर पाऊँ अपनी ओर से, ठीक है? और दूसरी बात है कि आप प्राइवेसी सेटिंग्स में देख लीजिएगा, अलाउड क्या हुआ हो कि आपको ग्रुप में ऐड किया जा सके किसी के द्वारा, ठीक है? वो भी एक बार चेक कर लीजिएगा। शायद मैंने ट्राई किया था, कुछ लोग थे जिनका प्राइवेसी सेटिंग्स नहीं था, इसलिए उनको ऐड नहीं कर पाया गया, ठीक है? तो एक बार देख लीजिएगा, और अभी क्लास के जस्ट बाद में ऐड कर दूंगा, ठीक है ना? नेक्स्ट वीक से थोड़ा तैयार रहिएगा, लाइक ज़्यादा टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट के बाद डिस्कशन होगा, या जो भी हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक थोड़ा लेंदी होने लगेगा। अभी शुरुआती दौर में थोड़ा टॉपिक्स मैं भी समराइज करके चल रहा हूँ, ठीक है? सो दैट आपको भी थोड़ा सा कन्वीनियंट फील हो और आपको भी समझ में आए, ठीक है? अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो, कहीं कोई टॉपिक में अगर प्रॉब्लम होता है फर्दर ऑन, तो आप बेझिझक आप मुझे भेज सकते हैं, मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है? और पूछ सकते हैं, ठीक है? ओके, तो चलिए फिर आज की इस क्लास को यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं, ठीक है ना? और कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट क्लास के लिए हम लोग ड्यू रखते हैं, एंड द नेक्स्ट क्लास इज गोइंग टू बी फ्रॉम मंडे, राइट? सो मंडे टू फ्राइडे वाले क्लासेस नेक्स्ट वीक से शुरू हो जाएंगे आप लोगों के, क्लियर? या ओके, देन इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट मी। Okay. Okay, have a good day everyone, take care. Same to you, sir.